बायो से। बायो से कैसा लग रहा है आज? बहुत अच्छा लगा। कि 12th का बोझ उतर गया ऐसा? हाँ। ये फनी वाला टाइप का। ठीक है, अपना नाम बताइएगा। नेहा कुमार। कौन से सब्जेक्ट से आप? बायो। बायो से कैसा लग रहा है आज? अच्छा लग रहा आगे क्या करना चाहेगी? है, टीचर की तैयारी। मतलब बायो लिए आगे टीचर का तैयारी करना चाहेगी? मतलब डीएलएड सब कितना अंक आया पूरा? ठीक 385। आगे क्या बनना चाहते हैं? मतलब अभी सोचे नहीं है, मतलब सोच रहे हैं कि पूरा टाइम है सोच लेंगे। अमन कुमार अमन कुमार कौन से क्लास का? 10th में। 10th कितना अंक आया कुल? अराउंड 305। 305। जी। आपका नाम? सौरभ। पीसीबी बायो से हैं। जी। कुल कितना अंक आया है? 391। 391। बाकी आप मेरे अस्वस्थता के कारण ये मतलब मेरा 391 ही रह गया है। नहीं तो और अच्छा। निशा कुमारी साहू और इस वक्त हम एकलव्य साइंस इंस्टीट्यूट के पंडाल के अंदर मौजूद है, जहां पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे समान समारोह रखा गया था, खासकर 2026 का जो 10th 12th का बोर्ड का एग्जाम हुआ था। इस वक्त आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे लड़कों की संख्या मौजूद है। ये वे लड़के लोग हैं जो 10th क्लास और 12th क्लास का एग्जाम दिए हैं। तो इसे जानने का प्रयास करते हैं कि इनका पढ़ाई का रणनीति क्या था, कैसा जर्नी था, क्या क्या मुश्किलें आई, कैसे उन सभी ने अपनी मुश्किलों का सामना करते हुए आज इस मुकाम को हासिल किए हैं। तो सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं। आ चुके हैं 12th टॉपर। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुशील कुमार हुआ। आप कौन से सब्जेक्ट से हैं? पीसीएमबी। मतलब मैथ से? जी। कितना नंबर आया है मैथ में? मैथ में 90 है, मगर उसमें 100 आउट ऑफ 100 होना चाहिए। कुछ कम हो गया है, इसके लिए स्क्रूटनी अप्लाई कर चुके हैं। अच्छा, कुल नंबर कितना आया? 447 है। तो 447 है। अनमंडित टॉपर। जी। तो कैसा लग रहा है आज? खुशी हो रही है, पर फिर भी मेहनत के हिसाब से नंबर नहीं आ पाया है। अफसोस है। जी। कोई नहीं, अभी आप बताइएगा आपका पढ़ाई का जर्नी कैसा रहा है? और लोगों के साथ 40। 340 कैसा लगा पढ़ाई? बहुत अच्छा लगा। आज कैसा लग रहा है? आज अच्छा लग रहा है। आगे आइएगा। बाकी अपना नाम बताइए। सौरभ राज। सौरभ राज। कौन से क्लास का एग्जाम दिए? 12th 12th। बायो से या मैथ से? दोनों था, मेन में बायो था। मतलब मेन में बायो। बायो में कुल मिला के कुल कितना अंक है? 95। 95। बाकी अपने सफलता का श्रेय किनको देना चाहेंगे? टीचर्स, पेरेंट्स और सबसे ज्यादा खुद मेहनत किए तो थोड़ा है। मतलब सेल्फ स्टडी करते थे कितना घंटा? वही 4-5-6 घंटा। बाकी कोचिंग का? कोचिंग का यहाँ पे टेस्ट वेस्ट देते थे क्लब में, जहाँ का टेस्ट सीरीज बहुत अच्छा है। मतलब पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारे बच्चे टेस्ट में नहीं आ पाते हैं, तो टेस्ट के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? टेस्ट देना सबसे इम्पोर्टेंट है। टेस्ट से ही सेल्फ एनालाइज कर पाता है बच्चा। टेस्ट से अपना नंबर इंक्रीज कर सकता है आगे मेन एग्जाम में जाके। आगे जो बच्चा एग्जाम देना चाहता है उनके लिए आप क्या करना चाहेंगे? बेस्ट ऑफ लक, कंसिस्टेंसी बनाए रखें। मतलब कंसिस्टेंसी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। थैंक यू सो मच। मैथ से? मैथ। और आपके फेवरेट टीचर कौन से? राजेश सर। राजेश सर, मैथ टीचर। बाकी राजेश सर के लिए क्या कहना चाहेंगे? और बोलना चाहेंगे कि और अच्छा तरीका से और आगे आती करे और इसे ही टॉपर बच्चों को और मतलब इसी तरह बनाते टॉपर रहे। विकसित करते रहे अपने इंस्टीट्यूट में। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हमारे साथ हिमांशु। बता दें कि इंग्लिश के पेपर में सेकंड सिटिंग में मेरा पेपर था, उसमें सब्जेक्टिव में एस्से में आया था योर फेवरेट माय फेवरेट टीचर पे एस्से लिखने के लिए राजेश सर पे लिखे हुए हैं। अच्छा, यानी कि हम कुल मिला के क्वेश्चन जो किए एकदम टू द पॉइंट हम। नहीं हाँ आपका क्वेश्चन टू द पॉइंट था। हाँ ठीक है। और उसमें राजेश सर के बारे में पूरा लिखे हुए हैं। जितना हमको भी मिलता तो दिखा देते राजेश सर। RTI लगवा के आप लोग देख सकते हैं। अच्छा चलिए। बायो साइंस बायोलॉजी। बायोलॉजी से? Yes. बायोलॉजी के टीचर कौन थे आपके? प्रदीप सर। प्रदीप सर। बायोलॉजी में कितने मार्क्स आए? 71। 71। अपने कौन सा डिवीजन हासिल? फर्स्ट डिवीजन। कैसा लग रहा है आज? अच्छा लग रहा है। बाकी आगे क्या करना चाहिए आगे बच्चों को जो इस बार 12th का पढ़ाई करना चालू किए हैं उनके लिए कहना चाहेंगे कि वो लोग अच्छे से पढ़ाई करें और बुक को ज़्यादा पढ़ें। NCERT सेल्फ स्टडी कितना जरूरी है आप बताइएगा थोड़ा। बहुत ज़रूरी है। आप लोग सेल्फ स्टडी करते थे? जी। कितना घंटा करते थे? 2 घंटा। 2 घंटा सेल्फ स्टडी हो जाता था? हाँ। एकदम मस्ती से। आप बताइएगा। मैं इस एकलव्य साइंस में विगत कई वर्षों से अध्यापन का कार्य कर रहा हूँ। मैं वर्तमान में क्लास 11-12 के बच्चों को हिंदी, संस्कृत एवं केमिस्ट्री विषय पढ़ाने का कार्य कर रहा हूँ एवं क्लास 9-10 के जो बच्चे हैं उन्हें केमिस्ट्री, SST, हिंदी और संस्कृत पढ़ाने का कार्य कर रहा हूँ। मैं बच्चों को
किताबी नॉलेज के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करता हूँ। मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कम और ज़्यादातर नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा कार्य कर रहा हूँ। नॉलेज डेवलप होगा, नॉलेज के लिए हर चीज करवाते हैं, मार्क्स आ ही जाता है, उसके लास्ट में हमने एक ब्रह्मास्त्र। सर एक सवाल है कि आप क्लास 10th को ही पढ़ाते हैं, तो क्लास 10th में संस्कृत का सब्जेक्ट है जिससे बच्चे लोग काफी डरते हैं, तो उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं घर जो हम जो बच्चों को पढ़ाया है ना, पूरा पूरा नंबर लाया है संस्कृत में? हाँ, बस ऑब्जेक्टिव में 2-3 गलती कर लिया है, इसी कारण ऑब्जेक्टिव नंबर कटा है, बट सब्जेक्टिव में जितना हम लिखवाए बताया तो बच्चों को वही लिख आया है, पूरा पूरा नंबर आया है। मतलब बच्चा लोग कहते हैं कि चंदन सर का पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग है, मतलब हंसाते खिलाते पढ़ा देते, क्या ऐसा है? हाँ बिल्कुल, इसका स्वतः प्रमाण आप फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर देख सकते हैं। मैं बच्चों को एकदम जी लगा कर पढ़ाता हूँ यार। और बात करें क्लास 12th का, तो उसमें जो एक केमिस्ट्री सब्जेक्ट है, बच्चे केमिस्ट्री से जितना मैथ से नहीं डरते उतना केमिस्ट्री से भागते हैं, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? बस केमिस्ट्री आसान है यार, मेरे साथ पढ़ को तो देखो यार, मेरे साथ जुड़ के तो देखो, तुम लगेगा केमिस्ट्री कुछ नहीं होता यार, ये भी आसान है, इसमें नंबर आ जा सकता है, नंबर लाया ही है। जी, आगे बच्चों के लिए क्या शुभकामना देना चाहेंगे आप? मैं जो पास आउट बच्चे हैं उनके अग्रिम भविष्य की शुभकामनाएं देता हूँ, जो उनका एम है, गोल है, वे उसे प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे जो आने वाले हैं बच्चे लोग पढ़ाई के लिए, मैं बताना चाहूँगा क्लास 11th के लिए जो न्यू बैच है वो 5 अप्रैल से शुरू है, और साथ साथ क्लास 10th के लिए भी जो आगामी सत्र है उनके लिए न्यू बैच 5 अप्रैल शुरू है। आप लोग परिणाम देख ही रहे हैं, आइए जुड़िए और न्यू टॉपर स्टेट रैंक 1 हासिल कीजिए यहाँ पढ़कर। जी अभी हमारे साथ इंग्लिश पढ़ते समय बोरिंग फील करने लगते हैं, तो आपका तरीका क्या रहता है? जी नमस्कार, मेरा नाम अरुण कुमार हुआ, मैं क्लब साइंस इंस्टीट्यूट में इंग्लिश का टीचर हूँ। और जहाँ तक इंग्लिश के बोरिंग होने का सवाल है, इंग्लिश किसी हद तक बोरिंग नहीं है। नॉट टू अ लिटिल एक्सटेंट इट इज़ बोरिंग, इट इज़ नॉट बोरिंग एट ऑल, नॉट एट ऑल। इट्स जस्ट प्लेइंग विथ वर्ड्स। इफ़ यू हैव वोकाबुलरी यू आर परफेक्ट इन इट, यू आर सिंपली परफेक्ट, यू आर सिंपली परफेक्ट। मैं तो कई बार ये बोलता हूँ कि बच्चों को इंग्लिश जो है 2 सेक्शन में डिवाइडेड है, एक है लिटरेचर और दूसरा है ग्रामर। तो लिटरेचर की बात छोड़ दूं, सिर्फ ग्रामर की बात करूं तो मैं गारंटी के साथ, दावे के साथ कहता हूं कि बच्चों को बिना बुक्स के, बिना किताबों का, बिना कॉपी का, बिना कलम का सिर्फ कान होना चाहिए उनके पास, बस सुनने की क्षमता होनी चाहिए। मैं उनको ग्रामर समझा सकता हूं, चाहे ग्रामर का कोई भी टॉपिक हो, मैं उनको समझा सकता हूं। तो आप जब क्लास में पढ़ाते हैं तो उसमें कैसे कैसे बच्चे लोग होते हैं, तो बच्चों के बारे में देखिए बच्चे तो अब इस जनरेशन में आप बच्चों से सब होने का उम्मीद करते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। कैसे फेस करते हैं? कई बार मैं बच्चों को उनके हाल पे छोड़ देता हूँ। जैसे कई बार क्लास में वो शोर करते हैं, बहुत हद तक शोर करते हैं, तो मैं उन्हें समय दे देता हूँ। मैं उनसे पूछता हूँ आपका हो गया, अगर आपका हो जाए तो मुझे बताना, फिर मैं अपना शुरू करूँगा। मतलब पूरा फ्री दे दे ताकि उन्हें ना लगे कि यहाँ पे बांध कर रखा गया है। जी। और मैं कई बार किताब में जो चीज़ें होती हैं उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें बताता हूँ और उनको रिलेट करता हूँ, उनके साथ को रिलेट करता हूँ और रिलेवेंट चीज़ें बताता हूँ ताकि बच्चे जो हैं जुड़ सके और आगे बढ़ सके। जैसे क्लास 12th में बहुत सारे बच्चे लोग क्या करते हैं, ग्रामर पे फोकस करते हैं तो लिटरेचर पे छोड़ देते हैं, लिटरेचर को थोड़ा सा वीक बना देते हैं। अगर लिटरेचर पे फोकस करते हैं तो ग्रामर को वीक बना लेते हैं, तो दोनों को कैसे मैनेज करें, थोड़ा सा बताइए। दोनों को मैनेज करने के लिए एक तो चीज़ है, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि वोकैबुलरी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इंग्लिश इज़ नथिंग, इट इज़ जस्ट प्लेइंग विथ वर्ड्स। मैं कई बार क्लास में बच्चों को बोलता हूँ कि आप सब जीता जागता बंदूक हैं, आपके पास जितने शब्द रहेंगे उतनी सारी गोलियां हैं, है ना। और गोलियां मतलब बंदूक किसी काम का नहीं है जब आपके पास गोली नहीं है ना। तो मैं उनको बोलता हूँ, हर बार बोलता हूँ वोकैबुलरी पे फोकस करें, लिटरेचर अपने आप आसान हो जाएगी और ग्रामर के लिए तो मैं हूँ ही। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, काफी सारी चीजें बताया आप। आगे सर आज कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। नमस्कार, मेरा नाम प्रदीप आनंद है। हम एकलव्य साइंस इंस्टीट्यूट में जीव विज्ञान विषय और कला संकाय यानी आर्ट्स में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स तथा होम साइंस सब्जेक्टों के विषयों को डील कर रहे होते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारा स्टूडेंट सब टॉपर बन रहा है और इस बार उम्मीद था कि बहुत अच्छा होगा पर हमारे मन मुताबिक रिजल्ट नहीं आया है। अगली बार प्रयास करेंगे। कितना रहा इस बार का बायो का हाईएस्ट नंबर? 70 नंबर का हम पढ़ाते हैं, बाकी 30 नंबर कॉलेज का है, स्कूल का है, तो 70 में हमारा 66 आया है। अगर अराउंड पूरा मिलाकर बोले तो मतलब कि प्रैक्टिकल ये सब मिलाकर 95 है, 95 चला गया। तो हमारे लिए भी एक टारगेट और सेट करना है कि 100 में 100 आए, यानी हमारे पास जो 70 नंबर है हम अगला प्रयास करेंगे कि 70 में 70 आए और उस तरह का कंटेंट हमारे पास तैयार है, इस बार कर चुके हैं। बहुत खास तौर पे हमारा एक सब्जेक्ट पढ़ता है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी हम दावे के साथ कह सकते हैं कि मैं जितना अच्छा पढ़ाता हूँ ना, कोई नहीं पढ़ाता होगा।
बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। आगे बायो के स्टूडेंट के लिए क्या कहना चाहेंगे, उन्हें किस तरह से तैयार रहना होगा आपके साथ पढ़ने के लिए? मेरे हिसाब से बायो बहुत आसान है, आइए ना हमारा क्लब में। टॉपर तो हम बना ही देंगे और बनाते भी है। जब से क्लब खुला है, हम पिछले 4 सालों से यहाँ पढ़ा रहे हैं। हर साल टॉपर आया है, हर साल इससे बेहतर प्रयास करते हैं और होता भी है। इस साल 460 गया है 10th में और 447 गया है 12th में। अगली बार 12th में 450 पार रहेगा, एकदम तय है। और फिर 465, 470 प्रयास करेंगे, हम भरपूर प्रयास करेंगे कि हमारा क्लब बिहार बोर्ड रैंक 1 दे और फिर बहुत अच्छा लगेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर का हाँ, मेहनत करना सिखाता है, हम ट्रेनिंग देते हैं। आइए ना, ट्रेनिंग देंगे, फिर चाहे नेपाल की सीमा हो, चाहे बर्मा की हो, चाहे चाइना की हो, चाहे पाकिस्तान की सीमा हो, तीनों पे फायर करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे चलते हैं, सर से बात करते हैं राजेश जायसवाल सर से, जो खासकर एकलव्य साइंस इंस्टीट्यूट के ऑनर है और साथ ही साथ फिजिक्स और मैथ भी पढ़ाते हैं, तो उनसे जानने का प्रयास करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम राजेश कुमार हुआ, मैं क्लब प्ले पब्लिक स्कूल में क्लब साइंस का डायरेक्टर हूं। और आपको कुछ ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग रिजल्ट देखकर ही समझ चुके होंगे कि क्लब संस्थान जो किस तरह से मेहनत करता है। विगत 6 वर्षों से, जब से कोरोना काल से क्लब राजीपुर में खुला है, तब से क्लब का रिजल्ट हमेशा दबदबा बना रहा है। जब से क्लब खुला है, साइंस में अगर सबसे अच्छा नंबर आता है तो क्लब से ही आता है, 10th में भी अच्छा नंबर आता है क्लब से ही आता है। उसके अलावा बच्चों को सहूलियत के लिए हमने लाइब्रेरी को भी खोला है कि जो बच्चे जो 12th करने के बाद जो भटकते रहते हैं, इधर नहीं पढ़ पाते हैं, उनको देखते हुए लाइब्रेरी को भी खुला। और लाइब्रेरी बहुत ही कम फीस में बच्चों को सुविधा प्रदान किया जाता है, जिसमें सभी सुविधा उपलब्ध है। उसके अलावा मैं आपको बता दें कि नए वर्ष के लिए जो आपको 11th 12th का जो बैच होगा, नए वर्ष 11th का बैच होगा, वो 5 अप्रैल से आपको प्रारंभ हो रहा है। और उस नए वर्ष के लिए जो बच्चे आने वाले हैं हमारे पास, उनके लिए आपको एक स्कॉलरशिप टेस्ट लिया जाएगा। और स्कॉलरशिप टेस्ट में अगर जो बच्चे अच्छा नंबर लाते हैं, उनको क्लास 11th का बिल्कुल पढ़ाई मुफ्त लगेगा। यानी जो 11,500 2 वर्ष को लगता था, उसमें से भी आपको कम करके मात्र 8,000 रुपये लिया जाएगा। आपको केवल 12 देना होगा। वैसे बच्चों को जो टेस्ट में हिस्सा लेंगे और टेस्ट में थोड़ा अच्छा नंबर लाएंगे। ये आपको टेस्ट आपको 12 अप्रैल को होने वाला है, जिसमें आप सभी को से उम्मीद है कि आप लोग हिस्सा लीजिए। जी यहाँ पे सर बता रहे हैं कि 12 अप्रैल को स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है, आप उस स्कॉलरशिप टेस्ट में जरूर भाग लें। और साथ ही साथ सर से जानने का प्रयास करते हैं कि इतना कम फी रखते हैं, उसके साथ साथ बच्चे लोग को जो क्लास में टेस्ट वगैरह होता है, तो उसमें आप बच्चों लोग को मतलब पैसा देकर उसे सम्मानित करते हैं। और अभी भी आप मंच पे जो बच्चे लोग टॉपर किए हैं, उन्हें चेक प्रदान किए, तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे आप कितना का चेक प्रदान किए हैं? जी बहुत आपको बताना चाहे कि यहाँ पर क्लास 12th के जो भी बच्चे 400 पर आए हैं, उनको 11,000 रुपये का चेक मिला है। और जो क्लास 10th के जो भी बच्चे 400 अधिक आए हैं, उनको 3,000 रुपये का चेक मिला है। और साथ साथ साइकिल भी गिफ्ट में मिला है 2 बच्चों को, और ट्रॉफी अवार्ड मिला है। हमारा मकसद होता है कि बच्चे को जो लिए हैं उनको लौटा दे, क्योंकि बच्चे जो मेहनत करते हैं, अगर आपसे जितना रुपये लेंगे, अगर आप मेहनत में सफल होते हैं, तो आपको पूरा हम रुपया लौटा देंगे। आपको 1 रुपया भी हम अपने पास नहीं रखें। हमारा यही मकसद आता है। और साथ साथ मकसद आता है कि फीस को इतना कम कर दिया जाए कि गरीब के बच्चा भी जो घर का भी हो, वो कभी सोचे ना कि इतना रुपया हम कहाँ से देंगे साइंस पढ़ने के लिए। दिक्कत क्या था कि जब साइंस का हुआ था, जब हम लोग 20 में खोले थे, उस साइंस का इतना फीस अधिक था कि हम कुछ बच्चों से मिले थे, उनको कहते साइंस तुमको पढ़ाएंगे, आओ पढ़ना। तो बोला था कि उतना पैसा मेरे पास नहीं आएगा, साइंस पढ़ाने के लिए 20 रुपये मांगिएगा। हम हाँ 20 रुपये तो लगेगा, क्योंकि उस समय हम मुजफ्फरपुर रहते थे और मिनिमम फीस 20 से 25 लेते थे पूरा 2 वर्षों के लिए। तो बोले 20 लगेगा, हाँ लगेगा। तो कहे कि मेरे पापा के पास पैसा नहीं, हम नहीं पढ़ पाएंगे। फिर हमको तकलीफ लगा कि बताइए पैसा की वजह से कुछ बच्चा नहीं पढ़ रहा है। तो मेरा उसी दिन ठान लिए थे कि हम जब तक अपना क्लब चलाएंगे, हमारा बच्चों की संख्या बढ़ेगा, अपना फीस को घटा दे जाएंगे। और यही मकसद आज काम करते आ रहे हैं। जब शुरू में बैच स्टार्ट किए तो हमारा 30 बच्चा मिला था, उसके बाद 50 बच्चा है और फीस कम किए, उसके बाद 100 बच्चा और फीस कम कर दिए। अभी हमारे पास 150 बच्चा और फीस कम कर देंगे। और इस भविष्य में अगर 200 बच्चा मेरे पास आता है, मात्र 5 से दोनों वर्ष पढ़ाई करा देंगे। कि ऐसा मतलब कि आपको बना देना सिस्टम को कि कोई बच्चा न कर सके कि हमको पैसा नहीं है, जिस वजह से नहीं पढ़ पाए, वो उसके मुंह पर तमाचा होगा। हाँ, वो अपने काबिलियत के दम पर नहीं पढ़ सकता। अगर काबिलियत नहीं तो नहीं पढ़ सकता, ये स्वाभाविक है कि साइंस सभी कोई नहीं पढ़ सकता है। लेकिन अगर उनका क्षमता है तो आइए, हम आपको जरूर पढ़ाएंगे, साइंस पढ़ाएंगे। साथ साथ आर्ट्स का भी बहुत कम फीस लगता है, आर्ट्स भी पढ़ सकते हैं। तो 10th का भी बहुत कम फीस कर दिया। आपको देख सकते हैं कि जो 460 अंक जिस स्कूल कोचिंग का आता है, वो अपना फीस को हाई कर देते हैं। और हमने अपना फीस को घटा दिया, मतलब कि हमने पहले 4,000 लेते थे, अब मात्र 2500 बच्चों को साल पढ़ा रहे हैं। मतलब और भी 2 टीचर पढ़ाते हैं, प्रत्येक दिन 3 घंटा 4 घंटा पढ़ाते हैं। मतलब 2 टीचर अगर जोड़ सकते हैं आप हिसाब, तो आपको 200 रुपये का महीना लगता है। और 200 में 2 टीचर पढ़ा रहे हैं और प्रत्येक दिन 3 घंटा 4 घंटा। मतलब आप लोगों को इतना मिनिमम रखा गया है कि कोई बच्चा जो गरीबी के पाए के अपने माता पिता के पैसा न होने वजह से ऐसा कभी समस्या ना है। क्योंकि इसका हम भी शुरू में इसका हो गया कि हमें भी थोड़ा सा कमी पैसा का था, जिसको अच्छा से नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, हम आगे अच्छा करेंगे और अपने समाज को अच्छा बनाएंगे, यही मेरा सोच है। सर कैसा लगता है, जब शुरुआती किए थे तो 30 बच्चा था और आज क्लास में
पढ़ाते हैं तो साइंस में अधिकतम बच्चा होता है, तो वो कैसा पल रहा था आपके लिए? वो समय सोचे थे कि गांव में देखते हैं क्या होता है, क्योंकि हम यहाँ पर रहते नहीं थे। अगर अच्छा बच्चा नहीं रहेगा तो फिर यहाँ से हम निकल लेंगे, ये सोच के आए थे। क्योंकि यहाँ पर हमको रहने का कोई मकसद नहीं था, क्योंकि यहाँ पर हम जानते थे कि साइंस के बच्चे बहुत कम पढ़ना चाहते हैं, गाँव में बच्चों तो अच्छा नहीं मिलते हैं। लेकिन यहाँ के जो बच्ची है जो फर्स्ट बार में प्रखंड टॉपर की, उन्होंने हम मेरे मार्गदर्शन दी, समझे उसका मार्गदर्शन मतलब प्रेरणा से हम यहाँ पर लगातार क्लास कराए और लगातार फीस घटा चल गए। क्योंकि अगर उसका अच्छा रिजल्ट नहीं आता तो कभी भी हम अच्छा क्लास नहीं ले पाते, फिर मेरे पास बच्चे नहीं आता। तो वहीं से जर्नी स्टार्ट हुआ और आज देखिए जर्नी क्या क्या नतीजा है कि आपको क्लास के साइंस पढ़ने के लिए 150-200 बच्चे एक साथ आते पढ़ते हैं और जाते हैं। और ये अपने क्षेत्र में अगर पहले सभी बच्चे, हम भी मुजफ्फरपुर से पढ़े, पटना से पढ़े हैं, वहाँ पर इसके कि उसने 2020 से पहले यहाँ पर कोई सुविधा नहीं था, जिसकी वजह से वहाँ पर जाकर के पढ़ाई पढ़ता था। लेकिन 2020 के बाद में मुजफ्फरपुर पटना जाने वाले बच्चों की संख्या आपको 0% हो चुका है। लगभग 1% शायद कोई बच्चा जो मुजफ्फरपुर जाकर के पढ़ता है और जो जाता है उसका रिजल्ट नहीं आता है। अच्छा। इसीलिए वो कोई जाता ही नहीं है। 1-2 बच्चा जाता है, इस बार भी गया है, उसका रिजल्ट नहीं आया, उसका मात्र 360-70। जो बच्चा मेरे पास रहा था, हम गारंटी लेते कि उसका 400-450 देते, क्योंकि विश्वास था, क्योंकि हम बच्चों को देखे थे 11th में, वो बच्चों को देखे थे, बहुत पोटेंशियल है यहाँ पर जो बच्चे, उन सभी पे ज्यादा पोटेंशियल था, वो बहुत अच्छे थे। लेकिन वहाँ जाने के बाद वो रिजल्ट रिड्यूस हो गया। पता नहीं समझ में क्या कारण होता है। हो सकता है कि ये नहीं कि हम करेंगे मुझे खराब पढ़ा, खराब नहीं पढ़ाते, हो सकता है कि बच्चों को समय नहीं मिल पाता हो, क्योंकि वहाँ पर अपने से खाना बनाना है, अपना काम करना है, अपना कपड़ा खींचना है, उसके अलावा आपको कोचिंग करना है, जिसमें आप बच्चा को समय नहीं मिल पाता, जिसको सब नंबर नहीं आता। यही मुख्य कारण है। ऐसा नहीं कि मुझे खराब पढ़ाई होता है, क्योंकि हम मुजफ्फरपुर से पढ़े, पटना से पढ़े, पढ़ाई अच्छा होता है, लेकिन वहाँ बच्चों को समय नहीं मिल पाता। और यहाँ पर समय प्रॉपर मिलता है, क्योंकि बच्चे मात्र 6 से 10 बजे तक कोचिंग करते हैं और उसके बाद पूरा टाइम वो अपना सेल्फ स्टडी करते हैं, और इसका नतीजा होता है कि अच्छा रिजल्ट आता है। तो इसका श्रेय बच्चों को गाँव में सुविधा के कारण भी हो रहा है। सर एक सवाल है जो जिन्होंने सबके मन में आता है आपके प्रति, कि अगर आपका मतलब टीचर का ख्याल कहाँ से आया? पहले से ही था कि अपना एक बार गांव में एकलव्य खड़ा कर देना, या फिर कुछ और था? नहीं, ऐसा कोई मेरे पहले से कोई सोच नहीं था। जब हम 10th में थे तो कोई सोच नहीं था कि टीचर बनना है, क्योंकि उस समय तक देखिए हम लोग को जो बिहार के बच्चे हैं, गाँव के बच्चे हैं, उन लोगों का एम चॉइस होता है वो पैसा का देख करके, कि जहाँ पर अधिक पैसा मिलेगा, इज्जत मिलेगा, वो काम करेंगे, नहीं मिलेगा वो काम छोड़ देंगे। चाहे हम रियली बोल रहे हैं, अभी जो बच्चे पास करते हैं क्या करे, तुमको जो अच्छा लगता है, तुमको लगता है हम ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, अच्छा इज्जत मिल सकता है, वो काम करो। ये नहीं कि टीचर ही बनो, इंजीनियर बनो, कोई मतलब नहीं। तुम कुछ भी बनो, अच्छा दर्जी बनो, उसमें अपना जहाँ पर दुकान खुले हो वहाँ पर तुम्हारा नंबर 1 चले दुकान, तुम महीना का 1 लाख रुपया आराम से कमा सकते हो। तो ये जरूरत नहीं कि आप कोई पढ़ लिख कर अच्छा काम कर सकते हैं, आप टेक्निकल नॉलेज लेकर के, एक्स्ट्रा फील्ड की जानकारी लेकर अच्छा काम कर और अच्छा नंबर ले सकते हैं। तो उसी तरह से मेरा भी सोच था कि कुछ भी काम करेंगे तो अपने क्षेत्र में मास्टर रहेंगे। मतलब कि मेरे जो मैथ पढ़ाते, तपन झा नाम है मुजफ्फरपुर के, वो सर कहना था कि तुम अगर लफुआ बनते तो लफुआ का सरदार रहो। उनका कहना क्या था कि तुम कुछ नहीं करेगा, तुम खाली बैठ के पैसा गिनेगा, वो सब पैसा असूल कर लाएगा, तुम उसका पैसा को लेकर के अपना आराम करोगे। मतलब हमेशा जब भी रहो तो उस क्षेत्र में मास्टर बन के रहो, चाहे वो चोरी हो, अच्छाई हो, कोई भी काम हो। हम ये नहीं कहते कि वो सब गलत बात है कि आप चोरी करते हैं, लफड़ा बनते हैं, गलत बात है। लेकिन एक हम उदाहरण देना चाहे हैं कि अगर आप उसमें भी जा रहे हैं तो उसमें टॉप पे रहिए, आपका हमेशा नाम होता रहेगा, आपको सम्मान मिलेगा, क्योंकि बीच वाला का कोई रास्ता नहीं मिलता। मतलब नहीं घर का नौ घाट का रहता है। नहीं, ऐसा नहीं कि मिलता है, लेकिन फिर भी सबको अपना अपना कोशिश रहता है, अपना अपना जर्नी है, क्योंकि सबको इस तरह से मौका मिलने की जरूरत नहीं होता। सबको देखिए, हम भी जब शुरुआत किए थे उस समय बच्चा विश्वास नहीं करता था कि यहाँ पढ़ाई होगा, फिर भी मजबूरी में बच्चा को पढ़ाया, जबरदस्ती किए, कुछ को फ्री में पढ़ाया, लालच दिए, और आज उसका नतीजा कि बच्चे आज यहाँ पर अच्छा कर रहे हैं और हमसे पढ़ने आ रहे हैं। तो सबको एक ना कहीं की शुरुआत करना पड़ता है, और इस क्षेत्र को बदलना है तो आपको एक बड़ा कदम लेना ही पड़ेगा। जब तक बड़ा कदम नहीं लीजिएगा, अपने लॉस नहीं सहिएगा, तब तक आप क्षेत्र को बदल नहीं सकते हैं। सर एक आखिरी सवाल है हम आपसे, कि जो आप बताएं कि पहले से आपको टीचर बनना है ये सोचे नहीं थे, तो अगर आज टीचर नहीं होते तो क्या होते? अगर हम शिक्षक नहीं होते तो हम पहले सोच लिए थे कि ये मेरे पास बचपन से ही टेंट हाउस था, 2 साल से ही है, और हार्डवेयर का दुकान था, तो हम पहले सोच लिए थे कि ये इलेक्ट्रिक का काम सीखेंगे और ये पंखा ये सब जो होता है मोटा सब बाजा का रिपेयरिंग करेंगे, और उसमें भी नंबर 1 पर रहेंगे। मतलब कि कैसे भी तो पैसा ही कमाना है, लेकिन उसमें अच्छा करके कमाना है, ये हम पहले सोच लिए थे। तो अगर वो नहीं तो ये जरूर करते रहे। सर आज कोचिंग जो खोले हैं, कई जगह आपका संस्था चलता है, कई सारे लोग आपके अंदर में काम करते हैं, तो ये तो आप अकेले नहीं कर पाते, उनका कहीं ना कहीं मम्मी पापा का काफी सहयोग रहता होगा, तो उनका सहयोग कैसा रहता है, उनके लिए क्या कहना? बिल्कुल, मम्मी पापा का सहयोग सबसे अधिक रहता है, क्योंकि आज कार्यक्रम होने में सबसे अधिक पापा का योगदान रहा है, क्योंकि वो हमेशा कभी भी ये नहीं कहते कि तुम नहीं करो, वो खाली पूछते हैं कि तुमको क्या करना है और किस तरह से करना है, कितना रुपया चाहिए बोलो, क्या होगा उसको कोई मतलब रहेगा, फेल करना कोई